उमर यूनिवर्स। पांचवा टॉपिक है आज, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। पहला है स्टार्टिंग इसका, द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी वर क्लोजली लिंक्ड टू द आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म। मतलब जो आइडियाज नेशनलिस्ट फीलिंग से उजागर हो गए वो उनका लिबरलिज्म के आइडिया से बहुत ज्यादा ताल्लुक था। मतलब जो लिबरलिज्म पहले क्या होता है, लिबरलिज्म का मतलब द आइडिया ऑफ बीइंग फ्री। लिबर मतलब आजाद रहना, जैसे लिबर्टी, इंडिया इज ए लिबर्टी, इंडिया गिव्स अस लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आज़ादी एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो ये लोग चाहते थे। एंड नेशनलिस्ट पीपल भी वही चाहते थे कि हमें अपार्ट जो हमारा कंट्री है, हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, हमें भी आपस में आज़ादी मिलनी चाहिए और हम एक साथ रहने चाहिए। और ये मेनली 19th सेंचुरी में हुआ कि ये जो आइडियाज थे वो आपस में मेल खाते हुए दिखे हमें। इसके बाद फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जो ये था लिबरलिज्म, हर किसी इंसान के लिए इसका अलग मतलब था। अगर हम इन ए ब्रॉड कैटेगरी देखें तो जो न्यू मिडिल क्लास था, जो हमने इंडस्ट्रियलिस्ट इस कल पढ़ा था, एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके बारे में पढ़ा था, उनके लिए ये लिबरलिज्म व्हाट वाज इट, इसका बेस क्या था, मतलब इसका मतलब क्या था। इन शॉर्ट हम ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये था कि हर किसी को फ्रीडम, हर किसी इंसान को आज़ादी मिले एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जो हुकूक है वो हर किसी को सेम मिले, और जो लॉ है ऑन व्हाट बेसिस ही इज गवर्न वो सबके लिए सेम हो। ये जो मिडिल क्लास थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था। इसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म के ये डिफरेंट चीजें थी। पॉलिटिकली एक मतलब था और इकोनॉमिकली दूसरा मतलब था। हम एक एक करके ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकली क्या मतलब था और इकोनॉमिकली क्या मतलब था। पॉलिटिकली का मतलब, पहले ये छोटा सा पार्ट, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 में जो हुआ, इसके बाद जो लिबरलिज्म था उसका मतलब ये था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और एंड ऑफ मोनार्की, ये उसका पहला चीज था। इसके बाद एंड ऑफ एंड क्लर्जिक प्रिविलेज, और जो क्लर्जी को प्रिविलेज दिए जाते हैं, मतलब जो पहला स्टेट होता था, जो उनको दिए जाते हैं प्रिविलेज के लोगों को उनको टैक्स देना है एंड एवरीवन इज सबऑर्डिनेट टू देम, दैट हैज टू बी एंडेड। ये उनका और एक ऑब्जेक्टिव था। और इसके बाद ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न, जिसके हिसाब से वो अपना मुल्क चलाएंगे। एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और एक गवर्नमेंट जो कि रिप्रेजेंट करती हो लोगों को और पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती हो। इन शॉर्ट वी कैन से कि इनको काइंड ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए थी अपने मुल्क में। सो इसके बाद in 19th century focused on inviolability of private property after French Revolution। French Revolution जब हो गया 1789 मतलब 18th सेंचुरी में, उसके बाद जब 19th सेंचुरी आ गई 1800 से लेकर 1900 तक, उसके बाद लोगों ने फोकस किया कि लिबरलिज्म का मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसके जो हक है वो उसके ओनर को दिए जाए। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मेरे पास थोड़ा सा ज़मीन है, ये मेरे नाम का है, मुझे कागज़ वगैरह है इसके, इसका मतलब ये है कि ये जो जमीन है ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। दिस वॉज द बेसिक थिंग ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद मिडिल क्लास के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि वोटिंग राइट्स उनका उनके लिए क्या किया गया यूरोप में। सो येट इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल सफरेज। जो मिडिल क्लास ने डिमांड की थी कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दो, बट अगर हम ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करेंगे वो कहेगा कि राइट टू मतलब हर कोई इक्वल है। बट अगर हम ब्रॉडली देखें दैट डू नॉट इंक्लूड सफरेज। सफरेज का मतलब क्या है, राइट टू वोट, मतलब हर किसी को राइट टू वोट नहीं मिला यूनिवर्सली, मतलब जो भी इंसान मर्द औरत हो वो उनको वोटिंग राइट्स है, बट दिस डिड नॉट गिव देम वोटिंग राइट्स। इसके बाद ये revolutionized France first political democracy, right to vote only to active citizens while non-propertied men did not get suffrage as well as women। इसका मतलब है कि जो फ्रांस था, मतलब फ्रांस यूरोप की सबसे पहली पॉलिटिकली और जो एक डेमोक्रेसी थी बनी वो उस एरिया में, यूरोप में जो पहली एक्सपेरिमेंटल डेमोक्रेसी थी वहां पे, वो पहली थी फ्रांस।
और फ्रांस में जब पहला इलेक्शन हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, जब उनको किसी ने वोट किया, वो बस एक्टिव सिटीजन्स थे और मेन एक्टिव सिटीजन। इसका मतलब क्या है? एक्टिव सिटीजन वो लोग होते हैं दैट होल्ड प्रॉपर्टी। हम एक्टिव सिटीजन के बदले प्रॉपर्टी इन मैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी इन मैन को राइट टू वोट मिला गया इन फर्स्ट रेवोल्यूशनाइज्ड फ्रांस। बट एक बार ऑल मैन ओनली गॉट सफरेज अंडर जैकोबिन्स। इसका मतलब जब जैकोबिन क्लब आ गया, ओनली देन हर किसी मर्द को सफरेज मिल गई। बट नेपोलियनिक कोड गिव लिमिटेड सफरेज एंड वुमेन वर मेड माइनस। बट जब नेपोलियन वापस आ गया, जब 1804 में उसे नेपोलियनिक कोड लाया, तब नेपोलियन ने क्या किया कि उसने वुमेन का जो दर्जा है वो मेजर इंसान से माइनर लगा दिया, कि जो वुमेन है दे आर सबॉर्डिनेट टू दियर मदर्स, टू दियर फादर्स और टू दियर ब्रदर्स, वो उनको सबॉर्डिनेट है और वुमेन एक माइनर है। Throughout 19th and early 20th century, women and non-proportional men organized oppositions for equal political rights. इसका मतलब ये है कि 19th century, पूरी 19th century मतलब 1800s से लेकर 20th century के अर्ली स्टेज में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 20th century, उन्होंने क्या किया? नॉन प्रॉपर्टी मैन एंड वुमेन, उन्होंने अपोजिशन की और उनको पॉलिटिकल राइट्स के लिए हर किसी को उजागर किया। इसका मतलब यह है कि हर किसी के लिए राइट टू इक्वालिटी इतना ही नहीं था कि हमें ज़मीन दे दो, हमें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दो, बट इट वाज ब्रॉड। इसका मतलब कि हर किसी के लिए अपना माने रखता है। मतलब नॉन प्रॉपर्टी मैन के लिए इक्वालिटी क्या थी? इन नॉन प्रॉपर्टी मैन के लिए वो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट वाज इट? इट वाज जस्ट टू गेन सम, कि उनको राइट टू वोट दिया जाए, उनको इक्वालिटी दी जाए, तो प्रॉपर्टी मैन उनको इक्वालिटी दी जाए। दिस शोज हमें पॉलिटिकल मीनिंग समझ आता है कि मिडिल क्लास प्रॉपर्टी होल्डिंग मैन और नॉन प्रॉपर्टी होल्डिंग मैन एंड वुमेन के लिए पॉलिटिकली क्या मतलब रखता था लिबरलिज्म। अब इसके बाद नए टॉपिक में और नए वीडियो में हम देखेंगे कि एक इकोनॉमिक चीज क्या थी, कि इकोनॉमिकली क्यों वहां पर लिबरलिज्म जरूरत था। थैंक दिस वीडियो टिल द एंड। कभी और मिलेंगे कई दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद और एक वीडियो में, तब तक बाय।